मेरा नाम आशा देवी है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत सादा और मोहब्बत से भरी थी। जब तक मेरे पति जिंदा थे, वो मुझे हर वक्त इज्जत और सहारा देते थे। उनका साया मेरे लिए एक ढाल था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पति का अचानक इंतकाल हो गया। उस दिन के बाद मेरी दुनिया उजड़ गई। घर तो वहीं था, हवेली भी वहीं थी, लेकिन उसमें रहने वाली रूहें बदल गईं। मेरे पति की पहली शादी से एक बेटा था, राजेश। शुरू में उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया। वो मुझे माँ कहकर बुलाता और मैं भी उसे अपनी औलाद समझकर गले लगाती। मुझे लगा कि मेरे पति के जाने के बाद यह रिश्ता मेरा सहारा बनेगा, मगर धीरे धीरे उसकी असल नीयत सामने आई। उसके लिए मैं माँ नहीं, बस एक रुकावट थी। उसकी नज़र मेरे पति की छोड़ी हुई जमीन जायदाद पर थी। वो कहता, ये घर मेरा हक है, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? राजेश ने मुझे ताना देना शुरू कर दिया। कभी कहता, तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं। कभी धमकी देता कि वो मुझे अदालत में घसीट ले जाएगा। कई दफ़ा उसने मुझे धक्का तक दिया। मेरा दिल टूट जाता, लेकिन मैं खामोश रहती। गांव के लोग भी अब कानाफूसी करने लगे थे। कोई कहता, ये औरत तो बोझ है। कोई कहता, राजेश ठीक ही कर रहा है, जायदाद उसी की है। मेरी हालत ऐसी हो गई कि न घर में सुकून था, न बाहर इज्जत। लेकिन मैं जानती थी कि सच मेरा है। मेरे पति की वसीयत में साफ लिखा था कि यह घर और ज़मीन मेरी है। फिर भी औरत होने की वजह से मुझे हमेशा कमज़ोर समझा गया। मैंने तय किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैंने कानूनी मदद लेने का फैसला किया। गांव की औरतें कहती, आशा, औरतों के लिए अदालत लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन मेरे दिल में हिम्मत थी। मुझे यकीन था कि अगर नीयत साफ हो तो इंसाफ ज़रूर मिलता है। और इसी तरह मेरी असली जंग शुरू हुई, एक माँ और एक बेटे के बीच, जहाँ रिश्ता भी दांव पर था और इज्जत भी। मेरी जिंदगी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। राजेश अब खुलकर मेरी दुश्मनी दिखाने लगा था। वो रात दिन सिर्फ एक ही बात दोहराता, ये हवेली मेरी है औरत, तू यहाँ से चली जा। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की। कहा, बेटा, ये घर तेरे पिता की आखिरी निशानी है, इसको बचाए रखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसके चेहरे पर लालच साफ झलकता था। एक दिन उसने मुझसे कहा, तू अगर शांति से ये घर छोड़ दे तो तेरे लिए अच्छा होगा, वरना मैं तुझे झूठे मुकदमों में फंसा दूंगा। उसकी ये धमकी सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे मेरा अपना बेटा मुझे जान से मारने तक को तैयार है। गांव वाले भी अब मेरी हालत पर बातें बनाने लगे थे। कुछ औरतें ताना मारती, देखो सौतेली माँ और बेटे का रिश्ता कभी सच्चा नहीं हो सकता। ये लफ्ज मेरे दिल को चीर देते। उस रात मैं अपनी चौखट पर बैठी बहुत रोई। आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, तू ही मेरा सहारा है। अगर तू चाहे तो इंसाफ जरूर मिलेगा। कुछ दिनों बाद सचमुच वही हुआ जिसका मुझे डर था। राजेश ने मेरे खिलाफ अदालत में केस डाल दिया। उसने इल्जाम लगाया कि मैंने धोखे से उसके पिता की जमीन अपने नाम कराई है। उसने कहा कि मैं औरत की चालाकियों से सब कुछ हथियाना चाहती हूँ। उसके झूठे इल्जाम सुनकर मेरा कलेजा फट गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने भी एक वकील से बात की। वकील ने मेरी बातें सुनकर कहा, आशा जी, अगर आपके पास वसीयत है तो डरे नहीं, अदालत में सच सामने आ जाएगा। जब पहला दिन कोर्ट का आया, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने अपनी सबसे सादी साड़ी पहनी और हाथ में भगवद गीता रखी। कोर्ट में कदम रखते हुए लगा जैसे मैं कोई जंग लड़ने जा रही हूँ। जज ने केस की पहली सुनवाई शुरू की। राजेश का वकील बहुत चालाक था। उसने कहा, माय लॉर्ड, ये औरत ने अपने पति की मौत का फायदा उठाया और सारी जायदाद हड़प ली। मेरा मुवक्किल असली वारिस है। मेरे ऊपर सबकी निगाहें थीं। मुझे लगा जैसे पूरा कस्बा मेरी इज्जत नाप रहा है। लेकिन मैंने गहरी सांस ली और सोचा, अगर आज मैं चुप रही तो हमेशा के लिए दब जाऊंगी। उस पल मैंने मन ही मन कसम खाई, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी। कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ रही थी। हर तारीख मेरे लिए इम्तिहान बनकर आती। राजेश और उसका वकील पूरी कोशिश करते कि मुझे झूठा साबित कर दें। कभी मेरे चरित्र पर सवाल उठाते, कभी कहते कि मैंने अपने पति की मौत के बाद चालाकी से कागज बदलवा लिए। एक दिन राजेश ने अदालत में खड़े होकर कहा, जज साहब, इस औरत ने मेरे पिता को बहला फुसला कर वसीयत लिखवाई। वो बीमार थे, उनके दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। इस औरत ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। उसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा छलनी हो गया। कैसे एक बेटा अपने ही पिता के बारे में ये कह सकता है कि उनका दिमाग ठीक नहीं था? लेकिन लालच इंसान से सब कहलवा देता है। मैंने हिम्मत जुटाकर जज के सामने कहा, माननीय न्यायाधीश, ये सब झूठ है। मेरे पति पूरी तरह होशो हवास में थे। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से ये वसीयत लिखी थी। मेरे पास सारे सबूत हैं। उस दिन मैंने वसीयत की कॉपी अदालत में पेश की। उसमें साफ लिखा था कि जमीन और हवेली मेरी देखभाल और सुरक्षा के लिए मेरे नाम की जा रही है। लेकिन राजेश का वकील बहुत चालाक था। उसने कहा,
ये वसीयत नकली है, हम इसके खिलाफ सबूत देंगे। उसके ये लफ्ज़ सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे लगा कि कहीं वो सच में कुछ ऐसा न कर दे जिससे मेरी मेहनत पर पानी फिर जाए। लेकिन मेरे वकील ने मेरे कान में धीरे से कहा, घबराइए मत, सच को छुपाया नहीं जा सकता। गांव के लोग भी इस मुकदमे में दिलचस्पी लेने लगे थे। हर तारीख पर भीड़ जमा होती, लोग कानाफूसी करते। क्या राजेश सच कह रहा है या आशा देवी बेकसूर हैं? कोई मेरी तरफ हमदर्दी से देखता तो कोई शक भरी नजरों से। इन सब के बीच मैं रोज रात को अपनी चौखट पर बैठकर सोचती थी, हे भगवान, क्या मैं अकेली औरत इस लड़ाई को जीत पाऊंगी? मेरे दिल में डर था, मगर कहीं ना कहीं उम्मीद की लौ भी जल रही थी। एक रात मैंने अपने पति की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, आपने हमेशा मुझे मजबूत रहना सिखाया था। आज आपका सहारा ही मेरा हथियार है। मैं हार नहीं मानूंगी। अगली सुनवाई पर जज ने कहा कि राजेश को अपने दावे के सबूत पेश करने होंगे। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। वो घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी जिद और नफरत साफ थी। मुझे लगा जैसे ये जंग अभी और लंबी चलेगी, पर अब मैं तैयार थी। मैं जान चुकी थी कि सच भले देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है। राजेश अब और भी बेकरार हो गया था। अदालत में सबूत मांगे जाने के बाद उसने गलत रास्ता अपनाया। उसने कुछ झूठे गवाह तैयार कर लिए। अगले दिन जब केस की सुनवाई हुई तो उसके वकील ने उन गवाहों को बुलाया। पहला गवाह एक बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आशा देवी ने अपने पति से जबरदस्ती वसीयत लिखवाई। उस वक्त साहब बहुत बीमार थे, उनके हाथ कांप रहे थे। ये सुनकर अदालत में हलचल मच गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। मैं वहां खड़ी कांप रही थी, सोच रही थी कि किस तरह लोग पैसे के लालच में झूठ बोलने से भी नहीं डरते। मेरे वकील ने उस गवाह से सख्त सवाल किए। उसने पूछा, तुम उस दिन कहाँ थे? किस वक्त ये सब देखा? बूढ़ा आदमी बार बार उलझता गया। उसके जवाब बदलते रहे। जज ने गौर से देखा और कहा, ये गवाही भरोसेमंद नहीं लगती। मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन राजेश के पास और भी गवाह थे। एक और औरत आई जिसने कहा, आशा देवी ने मुझे खुद बताया था कि वो अपने पति की मौत के बाद सारी जायदाद अपने नाम करना चाहती हैं। उसकी झूठी बातें सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने तुरंत कहा, जज साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे वकील ने फिर सवाल किया और जल्द ही उस औरत के बयान भी बदलने लगे। जज ने नोट किया कि गवाहों के बयान मजबूत नहीं हैं। फिर भी अदालत का माहौल ऐसा था कि हर कोई मुझे शक की नज़र से देख रहा था। गांव वाले बाहर खड़े होकर कहते, देखो केस कितना पेचीदा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कुछ समझ नहीं आता। उस रात मैं बहुत टूटी हुई थी। मुझे लगा जैसे सच की राह बहुत लंबी और अकेली है। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं आज हार मान लूंगी तो सिर्फ अपनी नहीं, हर औरत की लड़ाई हार जाएगी जिन्हें सौतेले रिश्तों में जुल्म झेलना पड़ता है। अगली सुबह मैंने भगवद गीता खोली। उसमें लिखा था, धैर्य और सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। इन शब्दों ने मेरे दिल को नई ताकत दी। जब अगली सुनवाई आई तो मेरे वकील ने ठोस सबूत पेश किए। डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई जिसमें साफ लिखा था कि मेरे पति की तबीयत मौत से पहले बिल्कुल ठीक थी। उनकी मानसिक हालत सही थी। ये देखकर राजेश और उसका वकील सकपका गए। अदालत में पहली बार लोगों की नजरें मेरी तरफ बदलने लगीं। किसी की आंखों में हमदर्दी थी, किसी की जुबान पर ये अल्फाज, शायद आशा देवी सचमुच बेकसूर हैं। उस पल मुझे यकीन हो गया कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह की रोशनी जरूर आती है। अदालत की कार्यवाही जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने मुझे अदालत के बाहर घेर लिया और गुस्से से बोला, तू जितनी चाहे कोशिश कर ले, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। ये जायदाद मेरी है और रहेगी। अगर तुझे यहाँ रहना है तो मेरे सामने सिर झुकाकर रहना होगा। उसकी आंखों में नफरत साफ नजर आ रही थी। मैंने उसे ठंडी निगाहों से देखा और जवाब दिया, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, सच को दबा नहीं सकता। ये घर तेरे पिता की निशानी है और उनके आखिरी फैसले का इज्जत करना ही असली फर्ज है। मेरे शब्द सुनकर वो और भड़क गया। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, मगर वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, राजेश, ये हरकत मत कर। औरत पर हाथ उठाना शर्म की बात है। लेकिन राजेश पर लालच का भूत सवार था। कोर्ट की अगली तारीख पर उसने नए कागजात पेश किए। उसने कहा कि ये असली वसीयत है जिसमें सब कुछ उसके नाम लिखा हुआ है। अदालत में सनसनी फैल गई। जज ने कागजात देखे और फौरन उनकी जांच के आदेश दिए। मेरे वकील ने दलील दी, माननीय न्यायाधीश, ये दस्तावेज नकली हैं। हम फॉरेंसिक जांच की मांग करते हैं। जज ने हामी भर दी। कागजात जांच के लिए भेज दिए गए। वो पल मेरे लिए बहुत भारी था। अगर रिपोर्ट मेरे खिलाफ जाती तो सब खत्म हो जाता। उस रात मैं पूरी रात जागती रही। मेरे दिल में तूफान था। मैंने अपने पति की तस्वीर सामने रखकर कहा, अगर मैं हार गई तो तेरी याद भी मिटा देंगे। मुझे हिम्मत दे ताकि मैं तेरी इज्जत बचा सकूं।
कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई। उसमें साफ लिखा था कि राजेश के पेश किए हुए कागजात नकली हैं। उसकी साजिश अदालत में बेनकाब हो गई। लोगों ने हैरत से राजेश की तरफ देखा। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। देखा बेटा, अपनी माँ जैसी औरत को फंसाने के लिए कितना गिर गया। मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि अदालत सिर्फ इमारत नहीं बल्कि इंसाफ की जगह होती है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। राजेश अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने नए इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। कहने लगा कि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ और इसीलिए सब कुछ अपने पास रखना चाहती हूँ। ये इल्जाम सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने अदालत में खड़े होकर कहा, ये सब झूठ है। मेरे पति की मौत के बाद मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ उनके नाम और उनके घर की हिफाजत करना है। उस दिन मेरी आवाज़ में इतना यकीन था कि अदालत की दीवारें भी गूंज उठीं। राजेश की चालें अब धीरे धीरे नाकाम होने लगी थीं, लेकिन उसकी जिद कम होने के बजाय और बढ़ रही थी। हर सुनवाई पर वो नए नए इल्जाम लगाता। कभी कहता कि मैंने घर के गहने चोरी कर लिए, कभी कहता कि मैं गांव वालों को बहका रही हूँ। एक दिन अदालत में उसने ऊंची आवाज में कहा, जज साहब, ये औरत तो चालाक है। इसने मेरे पिता को अपने जादू में फंसाया था, तभी तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद इसे दे दी। ये सुनकर अदालत में सब हैरान रह गए। मैं सोच रही थी कि इंसान लालच में आकर कितना गिर सकता है कि अपनी ही माँ जैसी औरत पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए। मैंने बड़ी ठंडे दिल से जवाब दिया, राजेश, तेरे पिता ने मुझे हमेशा इज्जत दी। तूने अगर सच में उन्हें समझा होता तो ये इल्जाम कभी ना लगाता। जज ने राजेश को डांटा और कहा, बिना सबूत के ऐसी बातें अदालत में मत कहो, यहाँ सिर्फ सच सुना जाएगा। उस दिन मेरे वकील ने बहुत मजबूत दलील दी। उन्होंने कहा, माननीय न्यायाधीश, हमारी मुवक्किला ने अपने पति की आखिरी सांस तक उनकी सेवा की। ये सच पूरे गांव को मालूम है। अगर इन्हें लालच होता तो ये पहले ही जायदाद अपने नाम करवा लेती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। गांव से आए कुछ गवाह भी मेरी तरफ से खड़े हुए। उन्होंने कहा, आशा देवी ने हमेशा अपने पति का साथ दिया। उन्होंने दिन रात उनकी सेवा की। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर अदालत का माहौल बदलने लगा। अब लोगों की निगाहों में मेरे लिए इज्जत थी। कुछ औरतें मेरी तरफ देखते हुए रो भी पड़ीं। उन्हें शायद अपने जीवन की कहानियां याद आ गईं। लेकिन राजेश का गुस्सा और नफरत और भी बढ़ गई। वो अदालत से बाहर निकलते ही बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। अब देखना मैं तुझे कैसे तबाह करता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं डरने वाली नहीं थी। मैंने सोचा, अगर इंसाफ की राह इतनी आसान होती तो शायद उसकी कीमत भी ना होती। मैं ये लड़ाई पूरी करूंगी, चाहे कुछ भी हो। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। गांव की औरतें मेरे पास आईं और बोलीं, दीदी, आप हिम्मत मत हारना। आपकी लड़ाई हमारी भी लड़ाई है। अगर आप जीतेंगी तो हमें भी हक मिलेगा। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने सोचा कि यह मुकदमा सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उस औरत का है जिसे सौतेले रिश्तों और समाज के तानों से गुजरना पड़ता है। उस रात मैंने ठान लिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अदालत का केस लंबा होता जा रहा था। हर सुनवाई जैसे मेरी जान पर भारी पड़ती। कभी राजेश के झूठे गवाह आते, कभी वो नए इल्जाम लगाता। लेकिन अब हालात बदल रहे थे। लोग उसकी बातों पर यकीन करने के बजाय सवाल उठाने लगे थे। एक दिन की सुनवाई मुझे आज भी याद है। राजेश ने अपने वकील से कहलवाया, माननीय न्यायाधीश, अगर ये औरत सच में बेकसूर है तो इसे बताना चाहिए कि मेरे पिता ने इसे ही क्यों चुना, क्यों नहीं मुझे वारिस बनाया। ये सवाल सीधा मेरे दिल को चीर गया। लेकिन मैंने गहरी सांस ली और अदालत में खड़े होकर कहा, जज साहब, मेरे पति ने मुझे अपना सब कुछ इसलिए दिया क्योंकि उन्हें मालूम था कि राजेश सिर्फ दौलत चाहता है। उन्हें डर था कि अगर ये सब इसके हाथ में गया तो बर्बाद हो जाएगा। मैंने कभी जायदाद की ख्वाहिश नहीं की। मुझे तो बस अपने पति की यादें संभालनी थीं। लेकिन उन्होंने अपने फर्ज से मुझे मजबूत बनाने का काम किया। मेरे शब्दों से अदालत में सन्नाटा छा गया। लोग चुपचाप मुझे देखते रहे। उस दिन जज ने राजेश को सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अपने दावों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश करने होंगे। सिर्फ इल्जाम लगाने से सच नहीं बदलता। राजेश का चेहरा उतर गया। वो गुस्से से भरकर अदालत से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने मुझे घूर कर कहा, तू जितना चाहे रो ले, मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा। उसकी बातें सुनकर मुझे डर तो लगा, लेकिन अब मैं कमजोर नहीं थी। मैं जान चुकी थी कि सच की ताकत सबसे बड़ी है। इसी दौरान गांव की औरतें और कुछ बुजुर्ग मुझसे मिलने मेरे घर आने लगे। एक बूढ़ी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, तू डट कर लड़, तेरी जीत हमारी भी जीत होगी। हमने भी जिंदगी भर सौतेले रिश्तों का जुल्म सहा है, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। तू हमारी आवाज है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे लगा कि अब ये मुकदमा सिर्फ मेरा नहीं रहा, बल्कि समाज की हर उस औरत का है जो चुपचाप सब सह लेती है।
फिर एक दिन की सुनवाई पर मेरे वकील ने राजेश से सीधा सवाल किया, अगर तुम्हें सच में अपने पिता की जायदाद चाहिए थी तो उनके जीते जी क्यों आवाज नहीं उठाई? क्यों उनकी मौत के बाद अचानक ये दावा किया? राजेश कुछ देर खामोश रहा, फिर बड़बड़ाने लगा। उसकी चुप्पी ने अदालत में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगा कि सच की जीत अब करीब है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि राजेश आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली थी। मुकदमा अब एक नए मोड़ पर आ चुका था। अदालत में माहौल बदल रहा था, लेकिन राजेश अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक और चाल चली। इस बार उसने नकली कागजात पेश किए, एक वसीयत का कागज जिस पर उसके पिता के दस्तखत बने हुए थे। उसने बड़े गर्व से कहा, जज साहब, ये देखिए असली वसीयत। इसमें साफ लिखा है कि सारी जायदाद मेरे नाम है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। कागज देखने में बिल्कुल असली लग रहा था, लेकिन मेरे वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, माननीय न्यायाधीश, हम इस दस्तावेज की जांच करवाना चाहेंगे। कागजात फॉरेंसिक विभाग भेजे गए। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई कि दस्तखत नकली थे और ये वसीयत पूरी तरह जाली थी। अदालत में जब ये रिपोर्ट पढ़ी गई तो सब दंग रह गए। जज ने राजेश से सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम अदालत को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? राजेश घबरा गया, लेकिन गुस्से में बोला, नहीं, ये झूठ है। ये सब इसके मेरी तरफ इशारा करके वकील की चाल है। जज ने तुरंत कहा, काफी हो गया। अदालत झूठ और फरेब बर्दाश्त नहीं करेगी। उस पल मुझे लगा कि मेरे पति का सच, मेरी मेहनत और मेरी मासूमियत रंग ला रही है। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक डर था कि राजेश अब और खतरनाक चालें चलेगा। घर लौटते ही कुछ औरतें मेरे पास आईं। उन्होंने कहा, दीदी, आज हमने पहली बार देखा कि झूठ कितने बड़े घराने को हिला सकता है। आप सच्ची औरत हैं, इसलिए भगवान आपका साथ दे रहे हैं। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे लगा जैसे अब ये औरतें मेरी ढाल बन चुकी हैं। लेकिन राजेश वहीं नहीं रुका। उस रात उसने गांव के कुछ गुंडों को भेजकर मुझे डराने की कोशिश की। उन्होंने मेरे घर की दीवारों पर पत्थर फेंके और धमकी दी कि इस वापस ले ले, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मैं कांप गई, मगर अगले ही पल मुझे अपने पति की बातें याद आईं। वो हमेशा कहते थे, सच से कभी मत डरना। झूठ कितना भी ताकतवर हो, आखिरकार गिरता है। अगले दिन अदालत में मैंने जज के सामने रोते हुए कहा, माननीय न्यायाधीश, अब ये केस सिर्फ कागजात का नहीं रहा, अब ये मेरी जान का मामला है। मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जज ने सख्त कदम उठाते हुए राजेश को चेतावनी दी और पुलिस को आदेश दिया कि मेरी सुरक्षा की जाए। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि कानून मेरे साथ है। औरत अकेली नहीं है अगर वो सच पर डटी रहे। अब केस का रंग बदल चुका था। अदालत और गांव दोनों जगह लोग सच को पहचानने लगे थे। लेकिन राजेश का गुस्सा और पागलपन और भी बढ़ गया था। एक दिन वो अदालत में खड़ा होकर चिल्लाया, जज साहब, ये औरत मेरी इज्जत खराब कर रही है। इसने मुझे सबके सामने झूठा बना दिया। अगर ये सचमुच पाक है तो सबूत पेश करे कि मेरे पिता ने इसे क्यों भरोसा किया और मुझे क्यों ठुकराया। मैंने उसकी तरफ देखा और बड़ी शांति से कहा, राजेश, भरोसा सबूत से नहीं, रिश्तों से बनता है। तेरे पिता ने तुझसे मोहब्बत की थी, लेकिन तेरा लालच उनकी आंखों के सामने था। उन्होंने मुझे अपनी जायदाद नहीं बल्कि अपनी दुआएं दी थीं, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत है। मेरे इन शब्दों ने सबको गहरी सोच में डाल दिया। अदालत का माहौल अचानक बदल गया। इस दौरान पुलिस ने राजेश की करतूतों की जांच शुरू कर दी। गांव वालों ने गवाही दी कि उसने कई बार उन्हें पैसे और धमकियां दी थीं ताकि वो मेरे खिलाफ बोले। ये सुनकर जज का चेहरा सख्त हो गया। एक सुनवाई पर जज ने कहा, राजेश, तुम्हारे खिलाफ गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। अगर तुम अपनी हरकतें बंद नहीं करते तो अदालत तुम्हें सजा भी सुना सकती है। ये सुनते ही राजेश गुस्से से कांपने लगा। बाहर आकर उसने मुझे फिर धमकाया, देख लेना, तेरी जीत मैं कभी नहीं होने दूंगा। अगर अदालत तुझे बचा भी ले तो भी मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं डर तो गई, लेकिन फिर मुझे अपने साथ खड़े लोगों की याद आई। अब मैं अकेली नहीं थी। गांव की औरतें मेरे साथ बैठती, मेरी हिम्मत बढ़ाती। एक ने कहा, दीदी, तू जीत गई तो हम सब औरतों की जिंदगी बदल जाएगी। हमें भी अपनी आवाज उठाने की ताकत मिलेगी। उनकी आंखों में उम्मीद देखकर मेरा डर धीरे धीरे मिटने लगा। फिर वो दिन आया जब अदालत ने राजेश की नकली गवाही और फर्जी कागजात पर उसे सख्त फटकार लगाई। अदालत ने साफ कहा कि जब तक उसके पास पक्के सबूत नहीं, उसके सारे दावे बेकार हैं। ये सुनकर पहली बार मुझे लगा कि अब मेरी जीत करीब है। लेकिन उस रात एक नया तूफान खड़ा हो गया। राजेश ने शराब पीकर गांव के बीच सबके सामने कहा, अगर अदालत ने मुझे जायदाद नहीं दी तो मैं खुद ले लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खून ही क्यों न करना पड़े। उसकी ये बातें सुनकर गांव वाले सकते में आ गए। मुझे खबर मिली तो मेरी जान कांप उठी। अब मामला सिर्फ अदालत का नहीं रहा था, बल्कि मेरी जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। गांव में अब सबको यह एहसास हो गया था कि राजेश अपनी हदें पार कर चुका है। उसका गुस्सा
लालच और पागलपन उसे और अंधेरे में धकेल रहा था। उसकी धमकियां अब सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए खौफ बन चुकी थीं। एक रात वो नशे में धुत होकर मेरे घर के सामने आया और चिल्लाने लगा, आशा, अगर जायदाद नहीं दी तो मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। गांव वाले इकट्ठे हो गए। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर भाग गया। सब लोग मुझे समझाने लगे कि अब पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। अगले दिन मैंने अदालत में जाकर सारी बातें बताईं। जज ने तुरंत आदेश दिया कि राजेश की हरकतों पर कड़ी नजर रखी जाए और पुलिस उसकी निगरानी करे। मेरे वकील ने अदालत में कहा, माननीय न्यायाधीश, ये सिर्फ जायदाद का मामला नहीं रहा। अब मेरी मुवक्किला की जान खतरे में है। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जज ने हामी भरी और राजेश को चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन राजेश पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो हर रोज नई साजिश सोचता, कभी नकली गवाह खड़ा कर देता, कभी मेरे खिलाफ झूठे केस डाल देता। इन सब मुश्किलों में मैं अक्सर रात को अकेली बैठकर अपने पति को याद करती। उनकी तस्वीर के सामने बैठकर कहती, आप होते तो ये सब देखकर बहुत दुखी होते, लेकिन मैं हारूंगी नहीं। आपने मुझे हमेशा कहा था कि सच की राह मुश्किल होती है पर जीत उसी की होती है। मैं आपकी बात पूरी करूंगी। धीरे धीरे मेरे भीतर एक अजीब सी ताकत आने लगी। अब डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। गांव की औरतें भी मेरे साथ खड़ी थीं। उन्होंने कहा, दीदी, हम गवाही देंगे। हम सच बताएंगे कि तुमने अपने पति की सेवा की और राजेश ने हमेशा तुम्हारे साथ जुल्म किया। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे अब ये लड़ाई मेरी नहीं बल्कि पूरे गांव की बन गई है। फिर एक बड़ी सुनवाई का दिन आया। अदालत खचाखच भरी हुई थी। सबको उम्मीद थी कि आज कोई बड़ा फैसला होगा। जज ने सबूतों और गवाहियों को ध्यान से सुना। मेरे वकील ने तर्क दिया कि मैं हमेशा अपने पति की इज्जत और सेवा में लगी रही, जबकि राजेश ने सिर्फ लालच और धोखे का रास्ता अपनाया। राजेश के वकील ने बहुत कोशिश की, लेकिन नकली कागजात और झूठी गवाही अब उसके खिलाफ साबित हो रही थी। उस दिन की सुनवाई के बाद मुझे पहली बार लगा कि इंसाफ की सुबह बहुत करीब है। अदालत की सुनवाई अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी थी। गवाह, सबूत और दस्तावेज सब कुछ सामने आ चुका था। अब बस फैसले का इंतजार था। उस दिन अदालत में माहौल बहुत गंभीर था। लोग खामोश बैठे थे, जैसे सबकी सांसें थमी हों। जज ने पहले राजेश से सवाल किया, तुम्हारे द्वारा पेश किए गए कागजात झूठे साबित हुए, तुम्हारे गवाह भी नकली निकले। अब तुम्हारे पास अपने दावों को साबित करने के लिए क्या है? राजेश कुछ पल खामोश रहा, फिर गुस्से में बोला, ये औरत चालाक है। इसने सबको अपने झूठ से बेवकूफ बना दिया है। अदालत भी इसके जाल में फंस गई है। जज ने सख्त लहजे में कहा, राजेश, अदालत में बेबुनियाद इल्जामों की कोई जगह नहीं। तुमने सिर्फ अपने पिता की यादों और अपनी माँ जैसी औरत की इज्जत को दागदार करने की कोशिश की है। फिर जज ने मेरी तरफ देखा और कहा, आशा देवी, आप इस पूरे मुकदमे में धैर्य और सच्चाई पर अडिग रहीं। अदालत आपकी हिम्मत को सलाम करती है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अदालत ने फैसला सुनाया, राजेश के तमाम दावे खारिज किए जाते हैं। जायदाद पर पूरा हक आशा देवी का है। साथ ही राजेश को नकली दस्तावेज पेश करने और धमकियां देने के जुर्म में सजा दी जाती है। अदालत में तालियां गूंज उठीं। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। औरतें मेरे पास आकर रोते हुए बोलीं, दीदी, आपकी जीत हमारी जीत है। आज पहली बार हमें लगा कि सच की ताकत झूठ से बड़ी होती है। राजेश को पुलिस ने वहीं से हिरासत में ले लिया। वो मुझे घूरते हुए बोला, तू जीत गई, लेकिन याद रख, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में कोई डर नहीं आया, बल्कि मैंने सोचा कि शायद यही उसकी हार की सबसे बड़ी निशानी है। बाहर निकलते ही लोगों ने मुझे घेर लिया। कोई मेरे पैरों को छू रहा था, कोई मेरे हाथ पकड़कर कह रहा था, आप हमारी मिसाल हैं। उस पल मुझे लगा कि मेरे पति की आत्मा कहीं ऊपर से मुस्कुरा रही होगी। उन्होंने मुझे हमेशा सच पर डटे रहने की सीख दी थी और आज मैंने वो साबित कर दिया। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। क्या मैं राजेश को माफ कर पाऊंगी? फैसले के बाद गांव में मेरे नाम का बड़ा सम्मान हुआ। लोग मुझे ताकत और हिम्मत की मिसाल बताने लगे। लेकिन मेरे दिल में अब भी एक कसक बाकी थी, राजेश। वो जेल में था, लेकिन खबरें आती थीं कि वहां भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद वो कभी नहीं बदलेगा। करीब 1 साल बाद अचानक खबर मिली कि राजेश मुझसे मिलना चाहता है। शुरू में मैंने इनकार कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कि अतीत के जख्मों को बंद किया जाए। मैं जेल गई। वहां राजेश मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में पहली बार शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आशा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। लालच ने मेरी आंखें अंधी कर दी थीं। मैं तुझे माँ जैसा मानना चाहिए था, लेकिन मैंने तुझे दुश्मन समझा। मुझे माफ कर दे। मेरे दिल में तूफान मच गया।
वो वही राजेश था जिसने मुझे बदनाम किया, झूठे मुकदमे किए, मेरी जान लेने तक की कोशिश की। लेकिन आज उसकी आंखों में जो सच्चा पछतावा था उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। मैंने आंसू रोकते हुए कहा, राजेश, तूने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन अगर तेरे पिता जिंदा होते तो वो तुझसे नफरत नहीं करते बल्कि तुझसे मोहब्बत करते। मैं तुझे उसी मोहब्बत की खातिर माफ करती हूँ। राजेश रो पड़ा। उसने मेरे पैर छूने की कोशिश की, मगर मैंने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उस पल लगा जैसे सालों का बोझ मेरे दिल से उतर गया। जब मैं जेल से बाहर निकली तो मेरे कदम बहुत हल्के थे। मुझे लगा कि इंसाफ सिर्फ अदालत का फैसला नहीं बल्कि माफ करने की ताकत में भी छिपा है। गांव लौटी तो सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने सबको कहा, औरत अगर चाह ले तो हर मुश्किल को पार कर सकती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब वो अपने जख्मों के बावजूद माफ करने की ताकत जुटा ले। गांव की औरतों ने तालियां बजाईं। एक छोटी लड़की मेरे पास आकर बोली, आंटी, मैं बड़ी होकर आपकी तरह मजबूत बनूंगी। उसकी मासूम आंखों में उम्मीद देखकर मुझे लगा कि मेरी कहानी ने सचमुच किसी का रास्ता बदल दिया है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा सफर सिर्फ मेरी जायदाद या नाम बचाने का नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल छोड़ने का था।